Good morning, student. Class 8, Chapter 4, History. Your Chapter 4 is Rural Life and Society. In this chapter, particularly, we study about the rural life and the rural society. ठीक है. In this chapter, we study. In this chapter, our focus is on these certain topics. The number one is about the new land revenue settlement introduced by the ब्रिटिशर्स के ज़रिए जो भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को लेकर जो भी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी वो क्या थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हाउ द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एम्पावरिश्ड द इंडियन पीजेंट्री. किस तरह से एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन किया गया उससे इंडियन पीजेंट्री को क्या किया, उसने इंडियन पीजेंट्री को एम्पावरिश्ड किया. और जो हमारा थर्ड पॉइंट जिस पर हमारा फोकस रहेगा इस चैप्टर पे वो है पीजेंट रेबेलियन, यानी कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो पीजेंट से फार्मर्स थे उन्होंने किस तरह से रेबेलियन या आंदोलन किया अंगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. द ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट वाइड स्प्रेड चेंजेस इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम. हम सब जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने क्या किया, यहाँ का जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसमें बहुत सारे चेंजेस लेकर आए. किस किस में चेंजेस लेकर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री. तो ये वो सारे सेक्टर थे जिसमें अंग्रेज़ों ने बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस किए. दीज पॉलिसीज़ वर डिज़ाइन टू प्रमोट ब्रिटिश इंटरेस्ट इन कॉलोनियल इंडिया. उन्होंने जो भी पॉलिसी बनाई वो इस तरह से बनाई थी कि जिससे वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते. क्योंकि जब वो भारत आए थे तो उन्होंने पूरे देश को क्या किया था, अपने इंटरेस्ट के खातिर, अपने फ़ायदे के खातिर उन्होंने और एडमिनिस्ट्रेशन को या पूरे देश को कंट्रोल करने के खातिर उन्होंने पूरे देश को कॉलोनीज़ में बांट दिया था. और उन कॉलोनीज़ में अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उसने बहुत सारे चेंजेस किए. चेंजेस कहाँ के, इन टर्म्स in the area of the agriculture, in the area of the trade, in the area of the industry and in the area of the land revenue system. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके आने से पहले भारत में लोगों की लाइफ कैसी थी और उनके आने के बाद उन्होंने किस तरह के चेंजेस यहाँ पर किए. चलिए बेटा. रूरल लाइफ बिफोर द कमिंग ऑफ द यूरोपियन वाज सिंपल. जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान नहीं आए थे तो जो हमारे यहाँ की जो रूरल लाइफ थी वो बहुत सिंपल लाइफ थी. द इंडियन विलेजेस वर मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट. जो भी भारत के गांव थे वो कम और बेश खुद ही सेल्फ सफिशिएंट थे. द पीजेंट फैमिलीज कल्टिवेटेड द लैंड एंड पेड अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस टू द रूलर एज अ रेवेन्यू. वो क्या होता था, सेल्फ सफिशिएंट, यानी जो भी फार्मर्स वगैरह होते थे वो अपने लैंड पर खेती बाड़ी करते थे और उसमें से कुछ हिस्सा होता था जो वो रूलर को, हुक्मरान को दे दिया करते थे एज अ रेवेन्यू, यानी कि टैक्स के तौर पर. द रेवेन्यू वाज जनरली कलेक्टेड बाय द विलेज हेडमैन. और रेवेन्यू कलेक्शन का काम किसका हुआ करता था, जो भी गाँवों के हेडमैन होते थे या इंटरमीडियरीज होते थे तो वो इस रेवेन्यू को कलेक्ट करके पीजेंट से रूलर तक पहुंचा देते. एक सिंपल ज़िंदगी थी. लेकिन वन द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर. लेकिन भारत में जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई इसने क्या किया, इट चेंज द वे ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. इसने जो रेवेन्यू कलेक्शन का तरीक़ा था इसको बदल दिया, यानी कि टैक्स का जो तरीक़ा था, रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स लेना. तो रेवेन्यू वाज नाउ कलेक्टेड एज अ फिक्स्ड अमाउंट. तो इन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स को फिक्स्ड कर दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स्ड कर दी कि जो हर हाल में हर इंसान को देनी है, हर पीजेंट को. Since the peasant had to pay the revenue in cash, they were forced to grow only those crops which could be sold in the market. पीजेंट्स को मजबूर किया जाता था टैक्स पे करने के लिए कि वो कैश में टैक्स को पे करें. और उनको मजबूर किया जाता था, क्या मजबूर किया जाता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उन फसलों की खेती बाड़ी करें जिनको वो मार्केट में बेच सकते हैं. यानी कि कहने का मतलब ये है कि पीजेंट्स को मजबूर करते थे फॉरेनर्स के वो उनकी अकॉर्डिंग चलें, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग चलें. एक अमाउंट फिक्स्ड कर दी गई, यानी कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो एज अ रेवेन्यू पे करनी ही करनी है.
ये सारे चेंजेस थे जो अंग्रेज़ों ने यहाँ के रेवेन्यू सिस्टम में किए थे। न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिश का जो प्राइमरी बुनियादी मकसद था वो क्या था, मैं आपको बता दूँ बेटा। लाइक एनी अदर इम्पीरियल पावर वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। तो बाकी जैसे कि और भी जगह पर जो दूसरी इम्पीरियल पावर की तरह इन ब्रिटिशर्स का भी यही मकसद था कि लैंड से रेवेन्यू को कलेक्ट करना। हाउएवर दैट कुड नॉट बी अचीव विदाउट अ वेबल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। और उनको ऐसा लगता था कि ये हम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम एक सिस्टम, एक वायबल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू सिस्टम को या लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को बनाना होगा। उसके बाद ही हम इन लोगों से लैंड रेवेन्यू या का कलेक्शन प्रॉपरली कर सकते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अंग्रेज़ों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में लैंड रेवेन्यू को लेकर 3 अलग अलग तरह के सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया। वो क्या थे वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1, ज़मींदारी सिस्टम, इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो अलग अलग हिस्सों में इंट्रोड्यूस किया था। बंगाल में क्या स्टार्ट किया, परमानेंट सिस्टम सेटलमेंट या ज़मींदारी सिस्टम। रेटवारी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में शुरू किया गया। और महलवारी सिस्टम कहाँ पर शुरू किया गया, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। तो अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू कलेक्शन या लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर 3 तरह के ये सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ज़मींदारी सिस्टम, रेटवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। तो हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल 1793। परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम है उसकी शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कहाँ पर, बंगाल में। कब, 1793 में। द मेन प्रोविजन ऑफ द सेटलमेंट इंक्लूडेड दी। अब इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या क्या प्रोविज़न रखे गए वो हम पढ़ते हैं। ज़मींदार वर मेड द ऑनर ऑफ द लैंड, जो ज़मींदार होते थे वही लैंड के मालिक होंगे। दे वर एज अ एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करेंगे। और उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। सेकेंड, द ज़मींदार हैड टू पे अबाउट द 89% ऑफ कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। और जो ज़मींदार लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे वो उसमें से 89% जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है उसको गवर्नमेंट को पे करेंगे। यानी कि 89% अमाउंट ज़मींदार किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को। ज़मींदार व परमिटेड टू रिटेन 11% ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड। और ज़मींदारों को क्या इजाज़त दी गई थी कि उन पर सिर्फ कितना बचेगा, 11%। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड 10 ईयर ऑन अ परमानेंट बेस। और जो लैंड रेवेन्यू यानी कि ज़मीन से कितना लैंड रेवेन्यू या कितना टैक्स वसूल करना है वो 10 साल तक के लिए फिक्स्ड होगा। परमानेंट बेस में 10 साल के लिए अमाउंट फिक्स्ड कर दी गई। द ज़मींदार व गिवन हेरिडिटरी राइट ऑफ द ज़मींदार। और ज़मींदार को क्या दिए जाएंगे, ज़मींदारी के जो भी हेरिडिटरी राइट्स हैं वो ज़मींदार को दिए जाएंगे। लेकिन ज़मींदार के फेवर ऐसा करने से वो ज़मींदारों का कोई भला नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो इसमें भी उनका अपना ही फ़ायदा छुपा हुआ था। लिमिटेशंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, इस सिस्टम में क्या क्या कमियां थी हम यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। इट क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ज़मींदार। इस सिस्टम की वजह से, इस सेटलमेंट सिस्टम की वजह से क्या हुआ, ज़मींदारों की एक नई क्लास डेवलप हुई। लैंडलॉर्ड एक लैंडलॉर्ड की क्लास डेवलप हुई और जिसको मतलब ज़मींदारी ही कहा जाने लगा। हु बिकम द पॉलिटिकल अलायंस ऑफ द ब्रिटिश। और ये लैंडलॉर्ड कौन होते थे, ये ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल अलायंस होते थे, यानी कि एक तरह से उनके एजेंट होते थे। मैनी ऑफ द वेस्ट लैंड एंड द फॉरेस्ट वर ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन। बहुत सारा जो ज़मीनें थी, वेस्ट लैंड था और जो फॉरेस्ट एरिया थे उनको भी कल्टीवेशन या खेतीबाड़ी में लाया गया। द परमानेंट सेटलमेंट वाज हैवी एंड ऑपरेसिव असेसमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो था वो एक हैवी और ऑपरेसिव असेसमेंट था, यानी कि इस सिस्टम की वजह से जो पीजेंट क्लास थी उसकी काफ़ी परेशानियां बढ़ गई थी। उनके लिए एक हैवी लोड हो गया था टैक्स का। टैक्सेस वर ओपन कलेक्टेड बाय ऑपरेसिव मेथड, क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट करने का तरीका था इस सिस्टम के अकॉर्डिंग
या इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था। ऑपरेसिव यानी कि लोगों पर उसका बहुत दबाव था। द पोजीशन ऑफ द एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ द सॉइल वर्सेंड एज दे कुड बी एविक्टेड बाय जमींदार्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू। और जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स होते थे यानी कि जो पीजेंट्स होते थे, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, वो क्या हो रहे थे, उनको ज़मींदार लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, बहुत परेशान करते थे। कब परेशान करते थे? अगर वो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ यानी कि अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो एक तरह से गवर्नमेंट के एजेंट के फॉर्म में काम करते थे। इन द लॉन्ग रन दिस सेटलमेंट बेनिफिटेड द लैंडलॉर्ड मोर देन द गवर्नमेंट। लेकिन इन द लॉन्ग रन दिस सेटलमेंट, और एक वक्त ऐसा आया कि इस सेटलमेंट की वजह से लैंडलॉर्डों को ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, ना कि गवर्नमेंट को। बाय इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। बाय इंक्रीजिंग एरिया, जैसे जैसे एरिया बढ़ता था खेती बाड़ी का, तो लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट वेंट अप। तो जितना कलेक्शन किया जाता था यानी कि जितना टैक्स लैंड लिया जाता था या लैंड रेवेन्यू जो भी था वो भी बढ़ता जाता था पीजेंट से। वाइल द अमाउंट दैट हैड टू पे द स्टेट रिमेन फिक्स्ड। वाइल द अमाउंट, जबकि अमाउंट जो स्टेट यानी गवर्नमेंट थी उसने ये अमाउंट फिक्स्ड कर रखी थी, लेकिन लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं कर रहे थे। लैंडलॉर्ड क्या कर रहे थे कि जैसे जैसे कल्टीवेशन का एरिया बढ़ता था वो पीजेंट्स पर लैंड का, उस पीजेंट पर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का बोझ और भी ज़्यादा बढ़ा जाएंगे। अगर वो ज़्यादा बड़े एरिया में खेती बाड़ी करते थे तो उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे। कौन? लैंडलॉर्ड्स। जबकि गवर्नमेंट के द्वारा ये अमाउंट फिक्स्ड कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लैंडलॉर्ड अगर कल्टीवेशन का एरिया बढ़ता था तो वो पीजेंट्स पर टैक्स का बोझ भी बढ़ा दिया करते थे। इसलिए कहा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट की वजह से पीजेंट क्लास की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इस सेटलमेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लैंडलॉर्ड्स को हो रहा था, ना कि गवर्नमेंट को। यानी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा था? लैंडलॉर्ड्स को। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोयटवारी सिस्टम। द रोयटवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस इन द मद्रास प्रेसिडेंसी बाय थॉमस मुनरो ड्यूरिंग 1822-1827। रोयटवारी सिस्टम को, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। 1820 से 1827 तक इस सिस्टम को फॉलो किया गया। ये एक्सटेंडेड द रेलवे सिस्टम टू बॉम्बे। इसके बाद थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को बॉम्बे और बाकी दूसरे जो बॉम्बे से जुड़े हुए एरिया थे वहाँ पर भी इसको शुरुआत कर दी सिस्टम की। द रोयटवारी सेटलमेंट डायरेक्टली विद द राइट्स। और इस सेटलमेंट में क्या कहा गया कि जो रोयटवारी सिस्टम सेटलमेंट डायरेक्टली विद द राइट, इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग सेटलमेंट डायरेक्टली कल्टीवेटर के साथ किया गया था। कल्टीवेटर्स यानी कि जो पीजेंट एरिया थे। वाज एडोप्टेड मेनली टू रीज़न। और इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के पीछे जो दो वजह थी वो मैं आपको बता देती हूँ। देयर वर नो ज़मींदार, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रोयटवारी सेटलमेंट में क्या था कि ये सेटलमेंट डायरेक्टली कल्टीवेटर्स यानी कि पीजेंट के साथ किया गया था। इसमें कोई लैंडलॉर्ड या ज़मींदारी वाले क्लास नहीं थे, यानी कि ज़मींदार नहीं थे। यहाँ इस सिस्टम में जो ज़मींदार होते थे परमानेंट सेटलमेंट में जो ज़मींदार थे, जो एक एजेंट का काम करते थे, गवर्नमेंट एजेंट का काम करते थे, तो रोयटवारी सिस्टम सेटलमेंट में ज़मींदारों का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब ज़मींदार नहीं थे कलेक्शन के लिए। डायरेक्टली गवर्नमेंट का ने सेटलमेंट किया था कल्टीवेटर्स के साथ, और अदर ना कोई इंटरमीडियरीज थे विद होम द सेटलमेंट कुड बी कैरिड आउट। तो ये सेटलमेंट इसीलिए क्या कहते हैं, कहा जाता है कि कल्टीवेटर के साथ किया गया। ज़मींदारों का इसमें कोई रोल नहीं था, इसलिए इस सेटलमेंट को एडॉप्ट कर लिया गया। पहली वजह ये थी। दूसरी वजह, इट प्रोड्यूस मोर रेवेन्यू देन अदर सिस्टम। रेवेन्यू वाज फोर्स एज 1/3 ऑफ द ग्रोस प्रोड्यूस। इट प्रोड्यूस मोर रेवेन्यू, इसकी वजह से ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस किया जाने लगा बाकी दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में। और रेवेन्यू वाज फोर्स एज 1/3 ऑफ द ग्रोस प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/3 फोर्स किया गया सिस्टम के अकॉर्डिंग। द वर्ड यूज द फोर्स
यानी कि कल्टीवेटर्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने प्रोडक्शन का 1/3 जो हिस्सा है वो रेवेन्यू के तौर पर गवर्नमेंट को पे करे। इस सिस्टम की क्या लिमिटेशन थी, क्या डिसएडवांटेजेस थी, वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम। लिमिटेशंस ऑफ रेट वाइज सिस्टम। द रेट वाइज सिस्टम बिकम ऑपरेसिव, ये एक ऑपरेसिव सिस्टम था। द मनी लेंडर्स बिकम टू सीज द लैंड ऑफ दियर पीजेंट डिबेटर्स, क्योंकि जो मनी लेंडर्स यानी कि जो साहूकार जो पैसा वगैरह देते थे, मनी लेंडर्स पैसा देने वाले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किसानों की लैंड थी उनको सीज कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं जो किसान वगैरह होते हैं वो खेती बाड़ी के लिए पैसा ले लेते हैं मनी लेंडर्स से, लेकिन जब मनी लेंडर्स ने देखा कि सिस्टम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कल्टीवेटर से सेटलमेंट कर लिया है, तो उन्होंने क्या किया, मनी लेंडर्स ने उनके लैंड्स को सीज कर दिया। दे आइदर इविक्टेड दैम और रिड्यूस दैम टू टीनेंट्स, और उसको क्या कर दिया गया, उसको टीनेंट्स वगैरह में रिड्यूस कर दिया गया। अनदर मेजर ड्रॉबैक ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की जो दूसरी बड़ी ड्रॉबैक है, जो कमी है, वो ये है वॉज दैट द राइट हैड टू पे रेवेन्यू, जो के राइट जो भी रेवेन्यू जो भी टैक्स पे करते थे, इवन व्हेन दिस प्रोड्यूस व पार्शली, तो उनका जो भी प्रोडक्शन था पार्शली या होली डिस्ट्रॉय बाय नेचुरल क्लाइमेट सच अ ड्रॉट और फ्लड, यानी कि मान लीजिए कि किसानों का जो भी फसल है वो बर्बाद हो जाती है पूरी तरीके से या आधी तौर पर बर्बाद हो जाती है नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, और उसकी वजह से मान लीजिए किसानों की राइट्स की जो भी फसल है वो कम्प्लीटली बर्बाद हो गई। तो ऐसी कंडीशन में भी उनको रेवेन्यू या टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो ये थी इस सिस्टम की या इस सेटलमेंट की, यानी जो इस सेटलमेंट रेलवे सेटलमेंट गवर्नमेंट ने कल्टीवेटर्स के साथ किया था, तो ये सेटलमेंट ये सिस्टम क्यों फेल हो गया। तो जो लिमिटेशन थी सिस्टम की वो ये सारी लिमिटेशन थी कि किसानों को हर हाल में या पीजेंट क्लास को इन एनी हाउ कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, चाहे उनकी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, सूखा आ जाए, फ्लड आ जाए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। जो उनको टैक्स या रेवेन्यू देना है गवर्नमेंट को वो हर हाल में पे करना है, और यही वजह थी जिसकी वजह से ये सिस्टम भी फेल हो गया। ये इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट सिस्टम में बेटा हमारा आपका जो हम डिस्कस करेंगे महलवारी सिस्टम, एंड दिस सिस्टम आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।